नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो भी स्टूडेंट जितना जल्दी हो सके एडमिशन लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है। यदि आपकी कोई समस्या हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 25 जून के अंदर यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 3,000 रुपए का ऑफ मिलेगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल पर, ये आपके पास कांटेक्ट नंबर है, कॉल करके आप सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग की भी सुविधा है। आप फोन करके कोई भी जीएस हो या ऑप्शनल कोई भी समस्या हो, आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर क्रैकेडमी ऐप भी आ चुका है। आप प्ले स्टोर से क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आइए दोस्तों, हम टॉपिक पर आते हैं। ज्यादा समय ना खराब करें। प्लीज वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम आपसे किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं? तो समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों के साथ संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है और मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, कोई भी सोसाइटी हो, वह सोसाइटी में अंतर संबंध कई प्रकार के मौजूद होते हैं। ये समाज है और समाज में अंतर संबंध किसके बीच? सदस्यों के बीच, जो इस सोसाइटी में है। कोई आर्थिक संबंध होगा, तो कोई राजनैतिक, कोई ऐतिहासिक, तो कोई और। तो दोस्तों, इसी कारण समाजशास्त्र के ये विषय वस्तु का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने अभी तक क्लासेस में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध पर चर्चा किया, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं एक अंतर संबंध आर्थिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी होता है। दूसरा, आपको मैंने समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध को बताया, क्योंकि किसी भी चीज का उद्भव है तो उसके पीछे उसका इतिहास होता है। जैसे समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे उसका इतिहास का योगदान, पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। जिस समाज में एक परंपरागत तौर पर, जैसे यूरोप का समाज था, परंपरागत अगर यूरोप का समाज देखे तो धर्म का वर्चस्व था, लेकिन वह कहीं ना कहीं लोगों के हितों का दमन कर रहा था। तो दोस्तों, पुनर्जागरण हुआ, वैज्ञानिकता आई। तो अब समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध बना। ऐसे ही आपका फ्रांसीसी क्रांति, उसका इतिहास, फिर उसके बाद जो परिवर्तन आया, 3 शब्द मिले, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति, 2 वर्ग बने, पूंजीपति, श्रमिक वर्ग, जिसमें पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर रहा था और श्रमिक वर्ग बिल्कुल कमजोर। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने देखा कि नहीं, अब इसका एक ऐसा व्यवस्थित विषय हो जो इन सभी अंतरों को जान सके, तो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। ऐसे ही समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध है, ऐसे ही मानव शास्त्र से, मनोविज्ञान से। तो आज का चर्चा का विषय वस्तु क्या है? तो आज का चर्चा का विषय वस्तु समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का है। अभी तक मैंने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र संबंध पढ़ा चुका, समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, ये 3 संबंध खत्म हो गए। आज राजनीति विज्ञान, फिर उसके बाद मनोविज्ञान, फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। राइट? सभी को समझ में तो आया है? एक बार आप कमेंट करके बता दें, फिर उसके बाद हम टॉपिक में एंट्री करते हैं। राइट? देखिए, चिंता न करिए, बड़े प्यार से, प्रेम से पढ़ा जाएगा। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों, समाजशास्त्र कैसा विषय है? तो समाजशास्त्र
आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है, अपने आप में यह एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, व्यवस्थित विषय है। तो एक व्यवस्थित विषय के रूप में जो आपका समाज शास्त्र है, यह समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित किसका अध्ययन करता है? तो अंतः संबंधों का अध्ययन करता है, अंतः संबंधों का क्या करता है? स्टडी करता है। तो एक व्यवस्थित विषय के रूप में समाज शास्त्र समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। तो अंतः संबंध कई आधार पर होगा, तो उनमें से एक राजनीतिक प्रक्रिया जो है वह भी अंतः संबंध का एक आधार है। तो राजनैतिक प्रक्रिया भी स्वतः समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाएगा। सभी कमेंट करके बताएं समझ में आया? सभी लोग बताएं, कमेंट करें। राजनैतिक प्रक्रियाएं, तो एक अंतः संबंध का आधार जो है राजनैतिक प्रक्रिया है। तो राजनैतिक प्रक्रिया भी समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा स्वतः बन जाएगा। यह राजनैतिक प्रक्रिया जो है दोस्तों, यह राजनैतिक प्रक्रिया समाज के सदस्यों के बीच अंतः संबंधों का एक आधार है। समाज के सदस्यों के बीच अंतः संबंधों का एक आधार है। आधार है। तो दोस्तों, हमने आपको एक समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान के संबंध का टॉपिक स्टार्ट किया। आपको बताया समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जो समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, राजनैतिक प्रक्रिया भी अंतः संबंध का एक आधार है। इस कारण राजनैतिक प्रक्रिया समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाता है। अतः राजनैतिक प्रक्रिया समाज के सदस्यों के बीच अंतः संबंधों का आधार है। अब राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? ऐसा हम लोग कभी कभी यूनिवर्सिटी के बगल चाय का दुकान रहता था, तो उस चाय के दुकान पे चर्चा का विषय वस्तु राजनीति बड़ी मात्रा में होता था। कुछ लोग कहते थे राजनीति का अर्थ है रा मतलब राजा, ज मतलब जनता, नी मतलब निचोड़ विचोड़ के, ती मतलब तितिर वितिर। तो उस वक्त चाय के चर्चा के वक्त कोई सीनियर जो होता था, जो थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, वह बोलता था, राजा जनता को निचोड़ विचोड़ कर तितिर वितिर कर देता था। तो उस वक्त रगों में एक बड़ी खून दौड़ता था और सिस्टम के प्रति असंतोष जन्म ले लेता था। यार सत्य बात बोल रहे हमारे सीनियर साहब, कहीं से ये फेसबुकिया जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के माध्यम से वह हमें बताते थे और बड़े हम प्रभावित होते थे, क्योंकि हम अनजान थे। लेकिन जब हम राजनीति को सही तौर पर समझते हैं, हमारे एक प्रोफेसर थे, हैं भी, डेविड सर, वो बोलते थे क्लास में जब वो राजनीति विज्ञान पढ़ाते, कहते थे राजनीति जो है ना, वह हिमालय पर्वत से निकलने वाले जो गंगा की धारा है उस तरीके से शुद्ध है। यह तो हम लोगों के बीच गंगा की धारा आई तो हम लोगों ने गंदा किया, उसी तरह राजनीति को गंदा करने वाला हम है। जातीय सिस्टम से प्रभावित होकर हम कौन दे रहा है वोट? पता है कि एक नेपोटिज्म के तहत वह व्यक्ति सत्ता पर उसको मिल रहा है, फिर भी हम उसी के साथ चल रहे हैं। जहां पर भाई भतीजावाद है, जहां पर मुखिया को भाई भतीजावाद के तरीके पद पर आसीन कर दिया जाता है। जैसे आप देखिए
राहुल गांधी, क्या उनके पास ज्ञान है? नहीं कोई पसंद करता है। हालांकि कांग्रेस में, अगर देखिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन बता रहा हूं, राजनीति की चर्चा है तो, हालांकि कांग्रेस में और अगर अच्छे नेता को मौका दिया जाए तो क्यों जनता सपोर्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। हमें विपक्ष एक मजबूत भी तो चाहिए, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को एक जैसे होता है ना सत्ता की लालसा, तो उस लालसा में अंधा कर दिया है। तो यहां पर राजनीति का अर्थ हमें इस फेसबुकिया ज्ञान के तहत नहीं जानना है। राजनीति अपने आप में शुद्ध है। राजनीति ना हो तो समाज का बागडोर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, हमने अभी तक क्या जाना, ये बस समझाने के लिए मैंने बोला है, इसको नोट न कर लीजिएगा। तो हमने बताया कि समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जो कि समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति प्रक्रिया अंतर संबंध का एक आधार है, तो समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, तो राजनीति क्या है? तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं। शक्ति, जैसे आप देखिए, जो राजनेता होते हैं वह शक्ति अर्जित करने के लिए आपके बीच में आते हैं, आपसे कई वादे करते हैं, और आप जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज के राजनेता आपके बीच आकर, चाहे वह पार्लियामेंट्री चुनाव हो या एमएलसी, ठीक है, एमएलए एमएलसी, तो आपके बीच में आएंगे, आपको अपने वादे, आपके जो पिछले सरकार थी उसकी कमियों को बताएंगे, और आप उनमें से जो अच्छा होगा वोट देकर आप उनको सदन में भेजते हैं। तो जब उनको पावर देते हैं, जैसे राजनेता कहता है ना कि आप मुझे पावर दो, मैं सिस्टम बदलने के लिए आया हूं। आप देखिए, बोलते हैं कि नहीं, राजनेता यही शब्द तो बोलते हैं। तो राजनीति क्या है? राजनीति शक्ति अर्जित करने का प्रक्रिया है, मतलब राजनीति के माध्यम से हम शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं। अतः शक्ति, प्राधिकार, शक्ति के विकेंद्रीकरण, राजनैतिक दल, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, यह सब समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाते हैं। समाज शास्त्र के विषय वस्तु का यह क्या बन जाते हैं? हिस्सा बन जाते हैं। तो जब राजनीतिक प्रक्रिया समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा है, तो राजनीति प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आएंगे वह समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बनेंगे। तो राजनीति शक्ति अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। अतः शक्ति हो गया, यह भी आपके समाजशास्त्र के हिस्सा है। प्राधिकार, यह भी हिस्सा है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, पंचायती सिस्टम, हम नहीं चाहते हैं कि शक्ति का अधिक से अधिक केंद्रीकरण हो, क्योंकि शक्ति का जो पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, तो पावर का जितना सेंट्रलाइजेशन होगा उतना तानाशाही बढ़ती है। लेकिन जितना पावर का विकेंद्रीकरण होगा उतना ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जन्म लेंगी। जैसे शक्ति को हम बांट दिए, जैसे आपका शक्ति के विकेंद्रीकरण में एक और संघ सरकार, एक और राज्य सरकार, एक और आपका पंचायती सिस्टम, जैसे गांव के प्रधान, मुखिया, आप लोग देखते हैं बड़ा ही चर्चित चुनाव में से एक माना जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल हैं, वह भी आपके हिस्सा होते हैं। दबाव समूह, दो शब्द होते हैं, दबाव समूह, हित समूह, आगे चर्चा का विषय वस्तु है।
बहुत चर्चा करेंगे प्रेशर ग्रुप के विषय में, राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, ये सब समाज शास्त्र के हिस्सा स्वतः बन जाते हैं। तो दोस्तों समाज शास्त्र में अगर आप देखें तो समाज शास्त्र में किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। राज्य के संदर्भ में एक और आपका मार्क्सवादी विचार, मार्क्सवादी विचारधारा एवं प्रकार्यवादी विचारधारा। ये दोनों अध्ययन समाज शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, इसकी हम चर्चा जब राजनीति एवं समाज यूनिट चर्चा करेंगे तो वहां डिटेल में ये चर्चा होगा। अभी हम एक शॉर्ट टॉपिक चर्चा कर रहे हैं, तो इस कारण यहां पर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक समझना है। इसको समझाने बैठेंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो राजनीति एवं समाज में इसको समझेंगे। यहां पर हम संबंध जानना चाह रहे हैं कि समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। तो हमने यह जाना कि समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यह अंतर संबंध में कई हैं, जिसमें एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है जो जिसके कारण समाज शास्त्र के अध्ययन का हिस्सा राजनीतिक प्रक्रिया भी बना। राजनीति क्या है? तो राजनीति शक्ति अर्जित करने का एक प्रक्रिया है। इस कारण शक्ति, प्राधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह इत्यादि जो है वह समाज शास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा है। तो दोस्तों समाज शास्त्र में राज्य के संदर्भ में मार्क्सवादी विचार, प्रकार्यवादी विचार, जो प्रकार्यवादी विचारधारा अध्ययन का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं। मतलब कि इनका अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत होता है। आगे हम बताएंगे कि कार्ल मार्क्स जो था वह राज्य को सपोर्ट नहीं करता था। कार्ल मार्क्स राज्य के सपोर्ट में नहीं थे, सब पढ़ेंगे। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं, राज्य जो है वह पूंजीपतियों की सहायता करता है, वह श्रमिकों के हित में नहीं है। इस कारण राज्य के वो सपोर्ट में नहीं थे। आगे चर्चा का विषय वस्तु होगा। फिर प्रकार्यवादी विचारधारा का भी हम राज्य के संदर्भ में एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आए तो बस इतना लिखना है संबंध में। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो टॉपिक बड़ा हो जाएगा और आपके पास टाइम नहीं है। हम ये जो प्रश्न आएंगे ये लगभग 150 या 200 शब्दों में पूछेंगे, तो हमें उतना जानना है। अब वेबर द्वारा प्रतिपादित, वेबर ने भी, आप देखिए वेबर की मां जो थी वो एक कैल्विनवादी थी। इस कारण वेबर का एक विचारधारा निकल के आया था, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, पुस्तक लिखे थे उन्होंने। लेकिन वेबर के जो पिता थे वो एक अधिकारी थे, तो माता पिता का बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार इनका भी प्रभाव पड़ा। तो वेबर के पिता के कारण इन्होंने नौकरशाही सिद्धांत दिया, वेबर ने। अब देखिए लगातार यूपीएससी इनसे प्रश्न पूछा है, लौह पिंजड़ा करके एक प्रश्न पूछा है पिछले साल समाज शास्त्र में, चर्चा करेंगे। और प्लस वेबर के टॉपिक कभी कभी इथिक्स में भी पूछते हैं। लेकिन यहां देखिए नौकरशाही का जो सिद्धांत है वो राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, लेकिन सिद्धांत समाजशास्त्र में भी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध है। तो वेबर द्वारा प्रतिपादित एवं प्रकार्यवादियों द्वारा प्रतिपादित, प्रकार्यवादियों यह है, प्रकार्यवादियों द्वारा प्रतिपादित
कौन सा सिद्धांत? शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत। शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत। यह भी समाज शास्त्र अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब वेबर और प्रकारवादी इन पर चर्चा करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। यहां पर बस क्या जान रहे हैं कि क्या समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में संबंध है कि नहीं। तो वेबर एवं प्रकारवादियों द्वारा जो प्रतिपादित शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत है वह भी समाजशास्त्र के समाजशास्त्रीय अध्ययन में महत्वपूर्ण रहे हैं। और दोस्तों, परेटो एक विद्वान है, मोस्का ये भी एक विद्वान है, प्लस मेल्स। लगातार यूपीएससी यहां से भी प्रश्न पूछा है। जब राजनीति एवं समाज टॉपिक चर्चा करेंगे तो वहां पर ये टॉपिक है, अभिजन वर्ग का सिद्धांत। तो परेटो, मोस्का, मेल्स इत्यादि द्वारा प्रतिपादित इन्होंने जो सिद्धांत दिया, शक्ति के अभिजन वर्ग का सिद्धांत, अभिजन वर्ग का सिद्धांत, यह भी समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। तो दोस्तों, किसी भी समाज में, समाज कोई भी हो, कोई, तो किसी भी समाज में उपस्थित राजनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाएं सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं। सामाजिक जीवन के, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जीवन के प्रत्येक पक्ष को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत 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 समझिए इसको। तो किसी भी समाज में उपस्थित राजनीतिक व्यवस्थाएं सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती हैं। आजादी के बाद आपके 1990 के दशक तक, जब तक एलपीजी भारत में नहीं आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब तक हमारे यहां लाइसेंस राज बहुत कठोर था। खुली अर्थव्यवस्था नहीं थी, नीतियां उदार नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। और लगभग 1990 तक की राजनीति में एक दल का राज था। यही एक दशक छोड़ दो, जब जनता राज जो है सत्ता में आई, कई दलों को मिलाकर, क्योंकि उस वक्त अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल जो इमरजेंसी लगी उसमें कई लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन हुआ, कई लोकतांत्रिक मूल्यों का। उसमें से एक नसबंदी का एक गलत फैसला जनसंख्या कंट्रोल के लिए, इससे जो ह्यूमन राइट है प्लस जो फंडामेंटल राइट है उसका भी बहुत बड़ा दमन हुआ, बहुत बड़ा। तो लगभग 1990 के दशक तक एक दल का राज था। इसके पीछे कई कारण भी थे, और उस वक्त सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं ने प्रभावित किया। सिविल सेवक जो थे वो बहुत संपत्तियों के मालिक बनते गए, क्योंकि आरटीआई जो है वो तो 2005 में आया। हमें तो पारदर्शिता लानी थी ना। जब आरटीआई आया तब पारदर्शिता का स्तर और अलग बदला, और आज वर्तमान में देखिए पारदर्शिता का स्तर जो है और ज्यादा व्यापक हुआ। तो
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। आप देखिए 3 तलाक का मुद्दा हल हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा मुस्लिम समाज में आप देख सकते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में जिन महिलाओं को मासिक धर्म आते थे उनको भगवान अयप्पा के दर्शन से वंचित किया जाता था, वहां पर महिलाओं को अधिकार मिला तो और महिलाओं के जो राइट्स है वो और ज्यादा बढ़े, स्वतंत्रताएं बढ़ी। प्लस अभी जो वैवाहिक उम्र में बढ़ोतरी हुई वो भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। तो किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। अतः दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझे बिना, राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझे बिना एक समाज को पूर्णतः समझ पाना कठिन है। एक समाज को पूर्णतः समझ पाना संभव नहीं है। इसके कारण राजनीति विज्ञान का एवं समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध बढ़ जाता है। बोलो सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? आप सभी लोग अपने आराध्य देव का स्मरण करिए क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आ गया है। जो भी ईश्वर धर्म की आप उपासना करते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का संबंध घनिष्ठ है क्योंकि राजनीति व्यवस्थाओं को समझे बिना हम एक समाज को पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे कि समाज में सदस्यों के बीच अंतर संबंध का हम एक राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन कर पाने में असक्षम हो जाएंगे। तो ये चीजें, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया टॉपिक। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए तो हम आगे बढ़ें। और दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो पद्धति के आधार पर भी अगर हम देखें, पद्धति के आधार पर, तो पद्धति के आधार पर भी समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के समान हो जाते हैं। पद्धति के आधार पर भी समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के समान हो जाते हैं क्योंकि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों में और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों में, ठीक है, दोनों विषयों में अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली जैसे पद्धति का प्रयोग होता है। जैसे पद्धति का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एक घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों ही विषयों में अगर पद्धति में देखें कैसे इक्वलिटी है, तो अवलोकन दोनों ही विषयों में प्रयोग होता है, साक्षात्कार दोनों विषयों में, प्रश्नावली दोनों में। और दोस्तों इक्वलिटी अगर समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में देखें तो दोनों ही जो है, दोनों ही विषय समकालीन समाज में उपस्थित, समाज में उपस्थित किसका अध्ययन करते हैं? तो राजनैतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। राइट? पद्धति के आधार पर एक इक्वलिटी देख लिया,
कि दोनों ही पद्धति के आधार पर भी इक्वल है, क्योंकि दोनों ही विषयों में अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली जैसे पद्धति का प्रयोग होता है। और दोस्तों दोनों ही विषयों में, दोनों ही, ये समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों ही समाज की स्थिर व्यवस्थाओं एवं गतिमान व्यवस्थाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। दोनों ही, ये जो घनिष्ठता है, इन घनिष्ठता में दोनों विषयों का देखें तो दोनों ही समाज के स्थिर व्यवस्था, जैसे समाजशास्त्र समाज में जो स्थिर व्यवस्था है उसका भी स्टडी करेगा और गतिमान व्यवस्था है उसका भी स्टडी करेगा। जैसे हमने अभी बताया कि जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और आज वर्तमान में, तो ये दोनों ही विषय यह कार्य करते हैं। और दोस्तों समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जो है दोनों ही समकालीन समाज में उपस्थित राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। और इसके साथ ही साथ दोनों ही विषय जो है आदिम समाज में उपस्थित राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। आदिम समाज में उपस्थित जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसका भी अध्ययन करते हैं, दोनों ही विषय। आप देखिए, हमने जब आपको यूरोप का समाज बता रहा था तो उस वक्त यूरोप के समाज में जो परंपरागत यूरोप का समाज था 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी से पहले राजतंत्रात्मक था। राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था। अगर राजा ने कोई भी कृत्य करे, कोई भी, उसके मुखमंडल से निकलने वाला शब्द समझिए ईश्वर का शब्द है। उस यूरोप की जो जनता थी, इनको चुनौती दे पाना कठिन कार्य था। अगर आप चुनौती देंगे तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। फिर हम आदिम समाज में भी देखते थे, हम लोग किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में, कबीले में जीवन यापन करते थे। कबीलों में सरदार रहता था। तो दोनों ही समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों में हम अध्ययन करते हैं। आप देखिए, राजनीति विज्ञान जो ऑप्शनल वैकल्पिक विषय रखा है तो उसमें ओरिजिन ऑफ द स्टेट के डिवाइन थ्योरी को पढ़ते हैं, दैवीय सिद्धांत, राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, है ना। तो यहां इतना डिटेल में ना जानिए, बस जानिए कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में संबंध पद्धति के आधार पर, क्योंकि दोनों विषयों में अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली जैसे पद्धति का प्रयोग होता है। और दोनों ही विषय समाज की स्थिर व्यवस्थाओं एवं गतिमान व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। और दोनों ही विषय जो है समकालीन समाज में उपस्थित राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, प्लस आदिम समाज में उपस्थित राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों यह भी ध्यान रखना कि राजनीति विज्ञान से समाज शास्त्र का दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है। अगर तुलना करें तो समाज शास्त्र का दायरा जो है वो ज्यादा व्यापक है, ज्यादा व्यापक है, राइट। किसकी तुलना में? राजनीति विज्ञान की तुलना में। सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन समाज शास्त्र की सामाजिक, राजनीतिक, तो राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा है। समाज शास्त्र के विषय वस्तु का छोटा सा हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? छोटा सा हिस्सा। ये ना सोचो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि समाज शास्त्र का दायरा
बहुत ज्यादा व्यापक है, क्योंकि समाज शास्त्र मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, और ये अंतर संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, कई इत्यादि प्रकार से है। तो राजनीति विज्ञान की तुलना में समाजशास्त्र का दायरा ज्यादा व्यापक है। तो दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु का छोटा सा हिस्सा बना कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, समझ में आए कि नहीं? अर्थात कि राजनीतिक, जो आपका राजनीति विज्ञान है, वह मात्र राजनीतिक विज्ञान मात्र किसका अध्ययन करता है? तो वह राजनैतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। वह समाज के सिर्फ राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक इत्यादि प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इन दोनों में घनिष्ठता के बावजूद भी भिन्नता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। समाज में उपस्थित जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है, सिर्फ उसका स्टडी करेगा। वह शक्ति, सत्ता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इन्हीं का अध्ययन करेगा। लेकिन समाजशास्त्र राजनीति का अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र आर्थिक प्रक्रिया का अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र धार्मिक पहलुओं का अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र धर्म और विज्ञान की तुलना का अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र नातेदारी का अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र विवाह का अध्ययन करेगा। तो ज्यादा इसका एरिया ज्यादा व्यापक है। तो दोस्तों, यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। सभी को समझ में आया कि नहीं? एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या खटाक से? चलिए, तो सभी को समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के संबंध, जिसमें मैंने बताया कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जो कि समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यह अंतर संबंध कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक राजनीतिक प्रक्रिया है। इसके कारण यह समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाता है। राजनीति क्या है? तो राजनीति शक्ति अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। अतः शक्ति प्राधिकार, शक्ति के विकेंद्रीकरण, राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा बन जाते हैं। समाजशास्त्र के संदर्भ में जो राज्य के संदर्भ में मार्क्सवादी विचार है, प्रकारवादी विचारधारा है, यह सब समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु का हिस्सा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वेबर और प्रकारवादी द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत रहे हैं, शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत, यह भी समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा है। परेटो, मुस्का, मिल्स इत्यादि विद्वानों ने जो भी है शक्ति के अभिजन वर्ग का सिद्धांत दिए, तो वह भी समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा है। तो किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं जो होती हैं, वह सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझे बिना एक समाज को हम पूर्णतः समझ पाना कठिन है, असंभव है। इस कारण समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। पद्धति के आधार पर देखें तो दोनों ही विषयों में अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली जैसे पद्धति का प्रयोग होता है। दोनों ही विषय समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान स्थिर व्यवस्थाओं प्लस गतिमान व्यवस्थाओं दोनों का अध्ययन करते हैं, और दोनों ही विषय जो है समकालीन समाज में उपस्थित राजनीतिक व्यवस्था हो या आदिम समाज में उपस्थित राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद समाजशास्त्र का दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन होगा। तो जब समाजशास्त्र जो है उसका दायरा ज्यादा व्यापक है, तो राजनीतिक व्यवस्था जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन हो रहा है, तो वह समाजशास्त्र के विषय वस्तु का छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि समाजशास्त्र का दायरा ज्यादा व्यापक है। क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और इत्यादि पहलुओं का अध्ययन होता है। तो दोस्तों, आपको यह टॉपिक आशा करता हूं समझ में आया होगा। जितना जल्दी हो सके जो भी स्टूडेंट है एडमिशन लेना चाहते हैं, वह जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले ले। बैच प्रारंभ है, जल्दी से जल्दी आप ऐप को भी डाउनलोड कर लें, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके सभी लोग एडमिशन ले लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।
प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों के प्रयास से ही संस्था विकसित होती है, डेवलप होती है। मैं कार्य अच्छा कर रहा हूं तो मुझे पता है कि आप भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।